नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रीडम एक्सप्रेस में। मैं हूं अंजरुल पारी। आज हम बात करेंगे कोविड 19 वैक्सीन को लेकर के, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि कोविड 19 वैक्सीन को लेकर के बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। तीसरे फेज का ट्रायल एक तरह से चल रहा है और उसके बाद अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जल्द ही ये वैक्सीन देश में आ सकेगी और तमाम जो एक तरह से ये कोविड का कहर है इस पर किसी तरह से ब्रेक लग सकेगा। लेकिन हम सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम कोविड को लेकर के जो अपडेट्स हो सकते हैं उसको हम बताते चले कि भारत में इस वक्त 1,34,700 ऐसे केसेस हैं जिसमें लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 86,42,771 लोग कोरोना से पॉजिटिव हुए थे, यानी इतने पेशेंट रहे हैं जिसमें 1,34,700 लोग अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएं कि सिर्फ ये कोई ऐसा पहला मौका नहीं है, इसमें जो है देश के पूर्व राष्ट्रपति से लेकर के आम आदमी तो छोड़िए, बहुत सारे मंत्री भी अपनी जान गंवा चुके हैं। बहुत सारे फिल्मी दुनिया से जुड़े हुई अहम शख्सियात भी अपनी जान गंवा चुकी हैं। लेकिन इस वक्त बहस इस बात को लेकर के है कि आखिर वैक्सीन जब आएगी तो उसका सिस्टम क्या रहेगा, किस तरह से जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ चीजें क्लियर की गई हैं, लेकिन अभी भी तस्वीर पूरी तरह से साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। पिछले कुछ वक्त में अगर हम देखते हैं तो पिछले कुछ समय में जिस तेजी के साथ केसेस बढ़े हैं उसने इस चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आज हम इन तमाम चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से ये तमाम चीजें हैंडल की जाएंगी, किस तरीके से ये जो है कम्युनिटी मेडिसिन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या कुछ होगा, तमाम चीजें कैसे जो है इम्प्लीमेंट की जाएंगी। हमारे साथ दो खास इस वक्त मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर अभिजीत दास साहब हैं जो कि एक्टिविस्ट हैं, पब्लिक फॉर हेल्थ से जुड़े हुए हैं और इस सेक्टर में आकर के आपने बहुत सारे काम किए हैं और इस पर जो है लिखते रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर सुनीला गर्ग जी हैं, WHO फेलो हैं, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की डायरेक्टर हैं, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई हैं। हम आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हम सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले डॉक्टर सुनीला, आप ही से हम चीजों को समझना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से ये चीजें हो रही हैं, क्या तरीका होगा। एक्चुअली पहले जो आपने हमें आंकड़े बताए कि लगभग हम लोग अब करीबन बहुत जल्दी 1 करोड़ को पार करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ केसेस। एंड जितने भी हमारे अभी तक सीरो सर्वेज हुए हैं उन्होंने ये बताया कि हमारी जितनी पॉपुलेशन है 21 से लेके 25 से लेके ज्यादातर 30% तक इन्फेक्ट हुई है, जो कि एक लंबा समय है। जब हम बात करते हैं अभी तक इतने 10 से 11 महीनों का सफर हम तय कर चुके हैं। साइमल्टेनियसली पुणे में भी एक सर्वे हुआ था जिसमें हमें 45 से 50% लोगों में एंटीबॉडीज मिली, पर वो एंटीबॉडीज भी कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कि उनकी प्रेजेंस जो है, उनकी प्रेजेंस करीबन 3 महीने तक रहती है। तो हमारे पास हम एक शब्द यूज करते हैं, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड का मतलब है एक ग्रुप ऑफ पीपल हु विल गेट द इम्यूनिटी, यानी कि उनमें अगर इम्यूनिटी आ जाए इतने परसेंट पॉपुलेशन में, तो वायरस अगर आया भी तो वो इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। तो आज की डेट में हमारे पास में, जबकि हम आपस में मिलजुल भी रहे हैं, परंतु हमारी सीरो सर्वेस बताती हैं कि हमारी इम्यूनिटी ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है। तो वैक्सीन ही एक कारगर उपाय बचता है हमारे लिए, जो कि हम इस्तेमाल करें। और वैक्सीन भी हम देखते हैं कि उसके लिए भी बहुत सारे, मैं पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखती हूँ, काफी सारे चैलेंजेस हैं। राइट फ्रॉम फेज 3 ट्रायल से लेके डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रायल जो कि किए जा रहे हैं, डिफरेंट वैक्सीन हमारे अलग स्टेजेस ऑफ ट्रायल में हैं। सो उसको लेके हमारे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, परंतु हमें वैक्सीन को लास्ट माइल तक, आखिरी मील तक पहुंचाना है, ये हमारा मुद्दा है। और इसके लिए करीबन जब हमने वर्क ओवर किया तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है, हमारी जनसंख्या जो है करीबन 137 करोड़ है। तो जब हम प्रायोरिटी को देखते हैं तो हमारी प्रायोरिटी ये आती है कि सबसे पहले
हमारी जो हेल्थ वर्क फोर्स है, यानी कि स्वास्थ्य कर्मचारी जो कि एक्टिवली कांटेक्ट में आते हैं। नंबर 2, जो हम फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात करते हैं, जिसमें हमारे आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स वगैरह, जो प्लस पुलिस कर्मी, आर्मी के कर्मचारी वगैरह, उनको हम देख लें। और उसके बाद में हम चलते हैं जो कि हमारे 65 साल से ऊपर की जो लोग हैं, और उससे नीचे जो लोग हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह कोमॉर्बिडिटी से सफर करते हैं। इस तरह से हमारी प्रायोरिटी बनेगी और धीरे धीरे हम नीचे तक जाएंगे। तो अगर हम प्रायोरिटी पर देखें, आएंगे, हम जी प्रायोरिटी पर आएंगे कि आखिर किस तरीके से जो है जमीनी सतह तक इन चीजों को हम पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल ऐसे में बहुत सारा ये है कि अभी चूंकि ये कहा जा सकता है कि एक लास्ट स्टेज में, थर्ड स्टेज पर अभी चल रहा है ये पूरा कोविड शील्ड वैक्सीन को लेकर के काम जो चल रहा है। डॉक्टर दास, अगर आपसे हम चीजों को समझना चाहें, सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिलकर के इस चीज को बना रहे हैं और तकरीबन 1600 लोगों पर ये जो है एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, वैक्सीन का एक जरूरत है, वैक्सीन का इस्तेमाल होगा, इतना तो स्पष्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज ये भी हमको ध्यान में देना पड़ेगा कि हमारे देश में आंकड़े मौत के काफी बड़े दिख रहे हैं, लेकिन भारत में यूरोप की तुलना में या नॉर्थ अमेरिका की तुलना में हमारे यहाँ पे डेथ रेट ओवरऑल काफी कम रहा है। मैं कुछ खुशखबरी भी देना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर हम कोविड की बात जब करते हैं तो एक बहुत डरावना छवि सामने आता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अफ्रीका में भी देखें, साउथ एशिया में भी देखें, तो जो परिस्थिति या डेथ रेट हमने यूरोप में और अमेरिका में देखी है, यूएसए में, वो इंडिया में देखी नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो है डेथ रेट, ये अच्छी खबर है। दूसरी जो खबर है, जो कि अभी डॉक्टर गर्ग ने भी कहा कि कोविड में जो इम्यूनिटी है, यानी कि वैक्सीन तो इम्यूनिटी बढ़ाती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, लेकिन ये इम्यूनिटी अनसर्टन है। जिसको कोविड हो भी गया, उस व्यक्ति को भी हम कह रहे हैं कि 3 महीने के बाद जो है कि उसको दोबारा इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कोविड में एक बार, या अभी जो बात हो रही है 2 डोज का वैक्सीन होगा, जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ किया जा रहा है, उस पे है, बाकी जो 3-4 वैक्सीन है उससे सस्ती है। ये कह रहे हैं कि उसका जो एक प्रकार से प्रयोग करें, पहले आधा डोज दें फिर पूरा डोज दें, तो वो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाता है। तो ये तो अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर जिसको बीमारी भी हुई उसको 3 महीने के बाद जो है उसका इम्यूनिटी अनसर्टन है, तो हम कितने साइकिल वैक्सीन से कितना लंबा जो है बीमारी का जो है रुकावट रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी, ये अनसर्टन है। फिर उसके बाद जो बात आती है वो है कि वायरस, इस तरह के वायरस जो mRNA वायरसेस हैं कोरोना टाइप के, उनमें बहुत म्यूटेशन होती है। तो माने हम ये ना सोचें कि एक बार एक वैक्सीन आ गया, जो है लोगों को लग गई, तो कोरोना जो है तुरंत दूर हो जाएगा, जैसे मीजल्स एक बार लगता है और खेल खत्म। मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो डेटा मौजूद है कि इस तरह का कोई जादू होने वाला है। मैं तो यही कहूंगा, हाँ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, वो तो इमीडिएट राउंड फर्स्ट टाइम देने वाला प्रॉब्लम है, लेकिन क्या फर्स्ट टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो कोरोना का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? पता नहीं। और डॉक्टर सुनीला, एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरफ यहाँ डॉक्टर दास इशारा कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि व्यक्ति पर जब दवाएं अगर हाफ डोज को हम शुरू करेंगे तो जाहिर है फिर वो बढ़ा करके उसे जो है 1 डोज पे ले जाएगा, लेकिन प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बनी रहेगी, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। किस तरह से काम करेगी, आप उसे कैसे देखेंगे फिर? क्योंकि अभी तक जो है हमने इमीडिएटली 2 डोजेस के बाद में, चाहे वो हम इसकी बात करें एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की, चाहे मॉडर्ना की, चाहे फाइजर की, हमने 2 डोजेस देने के बाद ये देखा है कि करीबन 90% से ऊपर इम्यूनिटी जो है ये क्लेम कर रहे हैं।
परंतु जैसे कि डॉक्टर दास भी अभी कह रहे थे हमें कि ये नहीं, क्योंकि हमारे पास में लंबे समय का ट्रायल नहीं है कि ये वैक्सीन हमने 1 साल तक फॉलो नहीं किया 2 डोजेस देने के बाद कि कब तक ये इफेक्टिव रहेगा। जैसे कि आपको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में मैं बताऊं कि हर बार वो म्यूटेट करता है और हर साल WHO बताता है हमें कि कौन से स्ट्रेन वाला वैक्सीन हमें देना है। तो ये जरूर देखने वाली बात है कि इसकी इम्यूनिटी कितने पीरियड तक लगेगी। वो क्लेम कंपनीज कुछ भी करें, परंतु साइंटिफिक रूप से हमें देखना पड़ेगा कि ये लंबे समय तक, क्योंकि अभी हमारे पास फॉलोअप डेटा तो है ही नहीं और हमने बहुत जल्दी फेज 3 ट्रायल के साथ ही हमने लोगों को देना शुरू कर दिया। जैसे कि आप देखेंगे स्पुतनिक वैक्सीन का हार्डली हमारा दूसरे फेज में ट्रायल था कि हमने पब्लिक को ओपन कर दिया। सो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। अच्छा, एक चीज इसमें एक चीज और ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने साइंटिफिक उसकी बात की है। हम आपसे एक चीज ये जानना चाहेंगे, क्या यही वजह है कि साइंटिफिक जर्नल और दूसरी कंपनी से जो है उस तरह से जारी नहीं किया है, जो जिस तरह से सीरम इंस्टीट्यूट और ये कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड? नहीं, ये डिफरेंट कंपनीज जो हैं ये डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रायल में, एक तो हमें ये समझना है। जैसे कि आप देखेंगे मॉडर्ना वैक्सीन, फाइजर वैक्सीन, उन्होंने जल्दी वैक्सीन बनाया और वो मैसेंजर RNA वैक्सीन था। अलग अलग वैक्सीन जो है अलग अलग टाइप के वो वायरस के कंपोनेंट्स यूज कर रहा है। जैसे हम एस्ट्राजेनेका का करें, ये हमारा वेक्टर बोर्न वैक्सीन है, दैट मींस वी आर यूजिंग चिंपैंजी इनटू दैट। सो ये हमें देखना पड़ेगा कि जैसे जैसे हमारे ट्रायल शुरू हुए उसके हिसाब से अब हम देखते जा रहे हैं कि कितने % ऑफ पॉपुलेशन इज इम्यूनाइज्ड आफ्टर रिसीविंग, हमारे को 2 डोज देने के बाद में कितना इम्यून रिस्पांस मिलता है। इसी तरह से अगर हम कोवैक्सीन की बात करें, जो कि हमारी भारत बायोटेक भी बना रही है, जो कि सेकेंड फेज में, वो भी अल्टीमेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्लेम करेगी कि कितना हमारा प्रोटेक्टिविटी रेट रहता है। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि अभी जितनी भी कंपनीज के हमारे क्लेम आए हैं वो ये कहते हैं कि 90% से ऊपर है। खाली हमने जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का देखा है वो कहते हैं कि अगर हम 2 पूरी डोजेस लगाएंगे तो वैक्सीन जो इम्यूनिटी की क्षमता है 2 डोजेस लगाने के बाद में 68 से 70% तक इम्यूनिटी डेवलप होगी, यानी कि 30% तो भी क्षमता है कि पॉपुलेशन को दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए हमने जब ट्रायल किया तो हमने पहली डोज हाफ डोज लगाई ताकि हमारा इम्यून मैकेनिज्म बूस्ट हो सके और उसके, क्योंकि हमारे मेमोरी में रहता है कि किस वायरस ने, हमारी बॉडी की भी अपनी इम्यूनिटी होती है तो वो याद रखती है। तो इसलिए सेकेंड डोज जो है हमने फुल डोज दी है और उसके बाद हमने पता लगाया, जो कि हमने 28 दिन के इंटरवल में दी है, तो इससे पता लगाया कि हमारी इम्यूनिटी लेवल इज अराउंड 94%, so which is a very big level of immunity। परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वी हैव टू ऑल्सो, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि 2 डोज हैं। ये एक बड़ा चैलेंज भी है, ये बहुत बड़ा एक हमारी सांत्वना भी है। तो 2 डोज फ्रॉम ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो ये कोई जरूरी नहीं कि हर एक आदमी हमारे पास में 2 डोज लगाने के लिए आएगा। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें कि हमें पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारी कोविन ऐप भी हमारी सरकार ने एक लॉन्च की है कि किस तरह से हम डिजिटलाइज करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर दास, जिस तरह से एक बात यहाँ पर जो है डॉक्टर गर्ग ने कही कि 2 डोज की जो बात यहाँ पर हो रही है, ये एक तरह से राहत भी है और साथ ही साथ चुनौती भी है। लेकिन अगर हम जो दवाओं की इस वैक्सीन की बात करें, ऐसा लगता है कि खासतौर से अगर हम बात कर ले उसकी बायोटेक जो कोवैक्सीन है, इस पे जो काम चल रहा है, इसमें जो है ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 60% से अधिक इसमें सफलता अभी उस तरह से दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। आखिर इतनी बड़ी चुनौती है, इतनी बड़ी पब्लिक है, उसे किस तरह से मैनेज कर पाएंगे? देखिए, एक तो है कि अभी कोवैक्सीन की बात हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोवैक्सीन अभी फेज 3 ट्रायल में भी नहीं है। तो कोवैक्सीन बाकी जो वैक्सीन है उससे पीछे है ना। भारत बायोटेक का है, ठीक है, लेकिन वो पीछे है। सीरम इंस्टीट्यूट का जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है वो फेज 3 और कुछ रिजल्ट भी दे रहा है। तो अगर हम बात करें प्रैक्टिकली कौन सा वैक्सीन मार्केट में पहले मिलेगा, वो है आपका एस्ट्राजेनेका। बाकी जो मॉडर्ना और फाइजर है, कीमत ज्यादा है और विदेशी देशों ने उनको प्री बुक कर रखा है, तो मार्केट में मिलेगा भी नहीं।
माने यूएसए ने जो है 10 करोड़, किसी ने जो है 5 करोड़ ऑलरेडी खरीद के रख लिया है, तो वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो अगर हम एस्ट्राजेनेका की बात करें, और जो रिपोर्ट आया है वो ब्राजील में स्टडी से आया है, इंडिया का स्टडी अभी तक आया नहीं है, तो उसमें पहली बात तो ये है कि और मैं थोड़ा सा मैं शक के नजर से भी देखता हूं, क्योंकि मैं आशावादी तो हूं, लेकिन पिछले 30 साल से पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम को देख भी रहा हूं। डॉक्टर गर्ग ने अभी जो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात की। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारे देश में करीब 40 साल से ऊपर चल रहा है, लेकिन उसमें भी अगर देखें, जो 2 या 3 वैक्सीन वाले जो डिजीज हैं, जैसे अगर हम पोलियो और पोलियो डीपीटी की बात करें, तो उसमें भी जब लास्ट सर्वे हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो 80% से ज्यादा को फुल वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट कुछ भी कहे, सर्वे रिपोर्ट उससे कम आता है। तो कहीं पे एक खाई है, हम लोग ओवर रिपोर्टिंग का एक बीमारी होता है। नंबर 1 तो ये है। दूसरा है, जो मैंने वैक्सीन का डर भी डॉक्टर गर्ग ने कहा, एक तरफ डर होता है, दूसरी तरफ दबाव होता है। हमने पोलियो में दबाव की बहुत लंबी कहानी सुनी। तो अगर डर और दबाव दोनों बने रहते हैं, और अगर हम गरीबों के बीच में, जिनके बीच में संचार या जो संपूर्ण संचार कम है, पूरी सूचनाएं कम है, तो वहां पे एक भय का माहौल भी पैदा होने की संभावना है। तो ये सारी शंकाएं हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी जो तंत्र है, वो कोविड में भी हमने देखा कैसे डराने लगता है। जब वो हुआ, लाठी लेके पुलिस निकल जाती है, लोगों को जो लाइन में नहीं है तो उनको लाठी मारने लगते हैं, तो उससे लोग और डर जाते हैं। तो जो एक, मैं कहूंगा, आपस में विश्वास पैदा करना, आपस में, और गरीबों के साथ खास करके, क्योंकि शहरी गरीब जो है इसके लिए ज्यादा खतरे में है, और गरीब के प्रति जो है पुलिस का नजरिया जो है बहुत कम। और मैं पुलिस इसलिए कह रहा हूं, सरकारी तंत्र जो है गरीब के प्रति उसका नजरिया भी थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्ण नहीं होता। तो मुझे लगता है जो संख्या से जुड़ा लॉजिस्टिक है, उसके साथ साथ एटीट्यूड से जुड़ा जो लॉजिस्टिक है, उस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमको वैक्सीनेशन की कहानी में एक दबाव की कहानी भी बार बार दिखती है। जी डॉक्टर जो है सुनील, आपसे एक चीज ये समझना चाहेंगे, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि डर भी होता है, दबाव भी होता है, और बीच में हमें गरीबों के बीच में जाना है। और अगर भारत की संख्या, जैसा कि शुरू में आपने एक बात कही कि तकरीबन 137 करोड़ के आसपास भारत की जनता है, तो ये अवेयरनेस भी नहीं है लोगों के बीच में उस तरह की, लेकिन डर भी है कि अगर जो है उन रूल्स को या उन गाइडलाइंस को हम फॉलो नहीं करते हैं, तो जाहिर है कि पुलिस का डंडा है, तमाम तरह की चीजें हैं। ये चीजें कैसे आगे बढ़ पाएंगी? मेरे ख्याल से देखिए, कोई भी चीज हम नई शुरू करती हैं तो जनता में कोई ना कोई कई तरह की भ्रांतियां भी होती हैं। तो मैंने जैसे कि उदाहरण दिया था कि जब हमने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया था, और मेरी मेमोरी स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन तक जाती है, मैं उससे भी जुड़ी हुई थी, तो लोग इम्यूनाइजेशन टीम्स पे बहुत रिवोल्ट करते थे। तो धीरे धीरे पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम्स बहुत चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पब्लिक के पास जा रहे हैं, पब्लिक हमारे पास नहीं आ रही। आप देखेंगे कि जो मरीज अस्पताल में आता है वो उसकी नीड होती है, जब हम जाते हैं तो लोग समझते हैं हमारी नीड है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास में आज की डेट में वैक्सीन के अलावा और कोई उपाय नहीं है। परंतु वैक्सीन ही केवल वो नहीं है, आप देखेंगे कि धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, हैंड सैनिटाइजेशन, इसके ऊपर भी हमको काफी जोर लगाना पड़ा। और जब तक फाइन्स हमारे इश्यू नहीं हुए, अब अभी थोड़ी देर पहले मैं आ रही हूँ, आधे लोगों का नीचे है या चिन से ऊपर उठा हुआ है, तो करेक्ट यूजेज बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमें लगातार जनता को समझाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं देखती हूँ हमारे दे मे नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सकते, परंतु कहीं ना कहीं वो अंदर से जरूर वो समझना चाहते हैं ये बीमारी जो है वाकई में ही जल्दी से जाने वाली नहीं है।
तो इसका कारगर उपाय जरूर होना चाहिए। और यहाँ पे हमें जो हमारे प्रदेश है, जैसे कि बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोबारा से केसेस आने शुरू हो गए हैं, तो वहां पे हमें ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर जोर देना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे ना कि सरकारी तंत्र का, प्राइवेट तंत्र का भी रोल है। जी डॉक्टर साहब, आपने चूंकि बिहार का जिक्र किया है, राजस्थान और मध्य प्रदेश का जिक्र किया है, जाहिर है कि जब हम पब्लिक के बीच में जाएंगे तो जैसा कि अभी डॉक्टर दास ने एक कीमत की बात की थी कि तमाम जो अमीर देश हैं उन्होंने एडवांस में वो दवाओं को जो है खरीद लिया है, वैक्सीन को ले लिया है, बड़ी बड़ी कीमतों पे ले रखा है। लेकिन जब हम अपने भारत की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था जिस तरह से इस वक्त डगमगाई हुई है, ऐसे में बड़ी संख्या में जब इस तरह की दवाएं आएंगी और तो उसे किस तरह से मैनेज कर पाएंगे आम लोगों तक ले जाने में? मेरे ख्याल से मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे पास में दो सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है। कई हमारे वैक्सीन अभी भी ऐसे हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स वैक्सीन है, वो अभी हमारे पास में प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध है, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। परंतु जिनको जागरूकता है वो जा रहे हैं, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि मीजल्स वैक्सीन भी, सबसे पहले खसरे वाला टीका जो था बहुत हाईली प्राइस था और वो प्राइवेट सेक्टर में आया था। और देन जब सरकार ने रियलाइज किया और हमारी डिफरेंट एसोसिएशन, जैसे कि जिसमें कि हमारी बच्चों की एसोसिएशन, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जिसको हम कहते हैं, कि क्योंकि ज्यादातर वैक्सीन हमारे बच्चों में दिए जाते हैं, तो जब हम देखते हैं कि हमारी कंट्री की नीड बहुत ज्यादा है तो इसको हम नेशनल प्रोग्राम में डाल देते हैं। और जब वो नेशनल प्रोग्राम में आ जाता है तो वो वैक्सीन दैट बिकम्स फ्री ऑफ कॉस्ट। परंतु अभी भी आप देखेंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी कि हमें यूनिवर्सली लास्ट माइल तक पहुंचना है, तो प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत अहम रोल है। और हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहे उनकी कार्यशैली रोज बहुत बिजी है, वो नहीं जा पाते हैं, या वो क्वालिटी की वजह से नहीं जा पाते, या वो अटेंशन की वजह से गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा पाते, तो प्राइवेट सेक्टर में वो पेमेंट करके भी वही सिमिलर वैक्सीन लेते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ऑब्वियसली जो ये लगता है, हाँ जी, इस तरह की स्थिति है डॉक्टर दास, हम आपसे इसी चीज को समझना चाहेंगे कि जिस तरह की कीमत है, चूंकि जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं, क्या इतना इजी लगता है ये? मुझे लगता है एक तो है कि एक तो पब्लिक सेक्टर होगा, जो पब्लिक सेक्टर फ्री होगा, लेकिन जो हमें देखने को मिल रहा है वो है कि ये अर्बन डिजीज है, अभी भी उतना रूरल डिजीज नहीं है। तो अर्बन सिस्टम में पब्लिक सिस्टम बहुत कमजोर है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम बहुत कमजोर है। हमारा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है ज्यादातर रूरल है। तो आपको लगता है कि जो मिडिल क्लास है, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से वो चरमराया हुआ है, ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीन 1000 रुपए की आती है मार्केट में, वो उसे सस्टेन कर पाए इस तरह से? नहीं, वही मैं आ रहा हूं। तो ये कोरोना वैक्सीन जो भी है, इसको शहरों में डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, जो कि पब्लिक सिस्टम का स्ट्रेंथ नहीं है। तो यहाँ पे प्राइवेट सिस्टम से ही शायद कोरोना वैक्सीन ज्यादातर इस्तेमाल होगा। और वहां पे प्राइस कैपिंग अगर नहीं होता है, और प्राइस कैपिंग किसके इंटरेस्ट में होगा, क्योंकि हमने कोरोना में भी देखा कि प्राइवेट सिस्टम ने किस तरह कोरोना ट्रीटमेंट में भी खर्चों को बहुत ऊंचा कर दिया। हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर खर्चे के मामले में काफी जो है अनियंत्रित रहा है, और खर्चे के मामले में जो है गरीबों को खास करके जो है गरीबी रेखा के नीचे में डालने के लिए हमारा हेल्थ सिस्टम काफी प्रसिद्ध रहा है। तो मुझे लगता है कि प्राइस कैपिंग बहुत 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 जरूरी है, और रियलिस्टिक प्राइस कैपिंग करनी पड़ेगी। जैसे आज के दिन अगर हम देखें, कोविड टेस्ट भी जो है, आरटीपीसीआर जो है, वो जिस रेट पे शुरू में हुआ, जहां पे अभी प्राइस कैपिंग हुआ है, और जहां होना चाहिए, हाल में कोर्ट में जो है 400 रुपया के लिए मांग आई है, और जबकि दिल्ली में 2400 रुपया है। तो हमें प्राइस कैपिंग पर एक बहुत तीव्र नजर रखना पड़ेगा, ताकि जो है ये लोगों के जो है लोग इसको खुद खरीद सकें। क्योंकि सबसे बेहतर तो होगा कि सरकार ही इसको खरीद ले और इसको कंप्लीटली सब्सिडी के माध्यम से, पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हो, इसका डिलीवरी करे। हेल्थ, जैसे कि पब्लिक सबसे प्रायोरिटी है हेल्थ वर्कर, उनको तो पब्लिक सेक्टर वालों को तो फ्री मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर वाले हेल्थ वर्करों को जो है डॉक्टर के पास तो पैसे होते हैं, लेकिन उनको तो मिल जाएगा। सवाल है जो
65 साल से ऊपर वाले हैं, और सवाल है जिनको कोमॉर्बिडिटी है और जिनके पास जो निम्न मध्यम वर्ग के हैं उनके पास ये दवाई कैसे पहुंचेगी। ये बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है कि इन लोगों के पास दवा कैसे पहुंचेगी। डॉक्टर सुनीला, एक सवाल आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि बात हम जब वैक्सीन की कर रहे हैं तो जाहिर है कि उसे स्टोर करके रखना ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, चूंकि ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि अगर एक सर्टेन जो है जो एक टेम्परेचर होता है उसका, कोई भी वैक्सीन आती है अगर उससे अप एंड डाउन होगा तो जाहिर है कि फिर उस वैक्सीन का मतलब नहीं बनता। और यहाँ पर आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इसे -0% जो है रखना है? ये हमेशा से वैक्सीन का जो स्टोरेज है ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है, यानी कि जिसको कि हम इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के द्वारा अब हम मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारी जितने कोल्ड चेन स्टोर्स हैं हमारे इंडिया में तकरीबन 28 और इसके अलावा हमारे पास में प्राइवेट सेक्टर में भी कोल्ड चेन स्टोर्स है। सो ये मतलब कोल्ड चेन स्टोर्स का मतलब है वो डीप फ्रीजर रूम्स भी हो सकते हैं, कोल्ड रूम्स भी हो सकते हैं। सो वहां पे वैक्सीन स्टोरेज की हमारी क्षमता है, परंतु हमें ये जो है वैक्सीन हमें एडिशन में हमें जो है ये हमारे एडिशनल वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन जो है, तो हमें इसके लिए हम और भी क्षमता क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर आप देखेंगे वैक्सीन का मॉडर्ना का जैसे आया एग्जांपल कि -20 है और पर हम उसको 2 से 8 डिग्री पे 28 दिन के लिए रख सकते हैं ताकि उसको हम सेफली दे सके। फाइजर का ऐसा नहीं है, -70 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इंडिया के लिए सूटेबल ही नहीं है क्योंकि हमारे पास ऐसी स्टोरेज है ही नहीं। ज्यादातर वैक्सीन हमें ऐसे चाहिए जो कि 2 से 8 डिग्री यानी कि नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पे सरवाइव कर सके जब हम उनको वैक्सीन स्टोर से लेके आए, जो कि डिस्ट्रिक्ट पे हमारे वैक्सीन स्टोर्स होते हैं या जोनल सेंटर पे होते हैं वैक्सीन स्टोर्स, तो उनको हम आके हम वैक्सीन को फ्रिज वाले टेम्परेचर पे स्टोर कर सके। पर ये भी हमें ध्यान रखना है कि कोई भी वैक्सीन हम फ्रिज के दरवाजे में नहीं रखते क्योंकि जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुलता है तो टेम्परेचर चेंज होता है। तो इसके लिए हमारे वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके लिए हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए हैं और ज्यादातर शुरू में आप देखेंगे कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो ट्रेन्ड वर्कर्स हम लेंगे, यानी कि हमारे डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, एएनएम्स हैं, हमारे डेंटिस्ट हैं जो कि ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं किसी भी प्रकार से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस देने में या हमारे ऑलरेडी इनोकुलेटर्स है, तो उनको तो हम डिजिटल माध्यम से ट्रेन करेंगे, परंतु ये भी बताएंगे कि कोल्ड चेन स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने पल्स पोलियो में भी देखा था, हम वैक्सीन वाइल मॉनिटर पे लगातार नजर बनाए रखते थे। तो अगर हमारा वैक्सीन राइट टेम्परेचर पे नहीं रहा तो संभव तो हम उसका देने का कोई मकसद ही नहीं है क्योंकि वो वैक्सीन पोटेंट भी नहीं होगा और एक इंडिविजुअल को या सब मेरे को लगेगा, मान लो मैं ही वो वैक्सीन लेती हूँ तो मेरे को एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि वैक्सीन राइट टेम्परेचर पे राइट मोड पे और दिया जाए करके। ठीक है, एक आखिरी सवाल जो है, हालांकि जो है आपसे पूछना कितना सही है ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आपसे राजनीति से जुड़ा हुआ, इससे चूंकि इस पे राजनीति भी बहुत हुई है और प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों ये कहा कि जो है कोविड पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, लेकिन फिर उन्हीं की पार्टी बिहार में जाकर के फ्री में वैक्सीन देने की बात करती है, राजनीति होती है, राजनीति को रोक भी नहीं सकते हैं, ये भी आप कहते हैं। इसे किस तरह से देखेंगे? आई थिंक मेरे ख्याल से इसको हमें फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करना चाहिए क्योंकि आप देखें यूएस में भी अगर हमारा पेंडेमिक ठीक से यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं मैनेज हुआ तो हमारी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन खत्म हो गई, परंतु कई कई पार्टीज अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसलिए ऐड ऑन करती है। एक मुद्दा तो वोटिंग का तो रहता ही रहता है, साइमल्टेनियस ये भी है कि अवेयरनेस क्रिएशन भी है, परंतु मैं इसको इस तरीके से बिल्कुल नहीं देखती। मैं देखती हूँ कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, सब दिल्ली में आप देखेंगे हमारी दूसरी पार्टी है, बट अक्रॉस द पार्टी लाइंस अब हमें देखना है कि दिल्ली में हम इस स्थिति को कैसे मैनेज करें। दिल्ली में हेल्थ केयर वर्कर्स, दिल्ली में हमारे जितने भी हैं उनको कैसे प्रायोरिटी पे हम इम्यूनाइज करें, क्योंकि हमारे मैं जिस अस्पताल में काम करती हूँ वो भी 2000 बेड हॉस्पिटल है, कोविड हॉस्पिटल। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वी हैव टू फॉरगेट एट दिस स्टेज party lines and all that, caste, religion, forget everything. We have to, हमें इस बीमारी पे नियंत्रण पाना है और हमें हर एफर्ट करना है
कि हमारा वैक्सीन लास्ट माइल, छत्तीसगढ़ में कोई लास्ट माइल पे बैठा है, बिहार में बैठा है या मध्य प्रदेश में बैठा है, उस तक ये वैक्सीन जरूर पहुंचे। ये हमारा मुद्दा आज की डेट में होना चाहिए। डॉक्टर दास, यही चीज अगर हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि राजनीति बहुत हो रही है इस पे, दिल्ली हमारे देश में बिना राजनीति का कुछ होना मुश्किल है। कोई अगर गाजियाबाद जाएगा तो फौरन उसका टेस्ट होगा, जो है जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, क्या ये तमाम चीजें इस तरह से हो पाना इतना आसान लगता है? देखिए, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बिना राजनीति का कुछ होगा ये भी असंभव है। हमारे नेता लोग इसको जो है अपना, जिसको कहते हैं कि आपस में ब्राउनी पॉइंट्स के लिए एक दूसरे को जो है कम दिखाने के लिए या अपना जो है साइड बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। और जो है कहाँ वैक्सीन पहले पहुंचेगी, कहाँ नहीं पहुंचेगी, इसको लेके भी शायद पॉलिटिक्स हो सकता है। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अंत भी हो रहा है, कि वैक्सीन जो है जादुई छड़ी नहीं है, है ना। जो डॉक्टर लोग हैं या जो हेल्थ वर्कर हैं, उनको वैक्सीन मिले, निरंतर मिले, ये जरूरी है, क्योंकि उनको एक्सपोजर ज्यादा है। लेकिन आम जनता को अपना जो सतर्क रहने वाली बात है वो छोड़ नहीं सकते। हम बुजुर्गों तक पहुंचाए, हम लोग जो हेल्थ वर्कर को जो है जरूरी इसको पहुंचाए, लेकिन आम जनता के लिए सतर्कता बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि सब तक वैक्सीन पहुंचेगा नहीं जल्दी, और पहुंचेगा भी तो कब तक काम करेगा इसके बारे में आज के दिन कोई तथ्य नहीं है। तो मैं ये जरूर हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि वैक्सीन के लिए रुके रहें, इंतजार करें, जब जरूरत पड़े ले, लेकिन जादुई छड़ी के रूप में इसको कतई ना समझें। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनीला गर्ग आपका, और अभिजीत दास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम भी अपने दर्शकों से यही कहेंगे, क्योंकि आपने जो बात कही कि वैक्सीन कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि आम लोगों में अवेयरनेस और आम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि इस समस्या से जल्द हम आजाद हो सकें और इससे बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर उन्होंने फ्रीडम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि ये नॉन प्रॉफिट चैनल है, आप अपनी मदद भी इस चैनल को दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।